नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक भी हमारा दोस्तों वही रहेगा, फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारी एक मेन हेडिंग है और उसके अंदर हमारी सब हेडिंग रहेगी दोस्तों आज आर्टिकल 13। तो आज हम आर्टिकल 13 के बारे में समझेंगे कि संविधान का जो ये आर्टिकल है इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आर्टिकल 13 की बात अगर हम करें दोस्तों, तो इसमें लॉ के बारे में डिफाइन कर रखा है दोस्तों कि लॉ, आपने बहुत सुना होगा कि कानून क्या है। कानून हर जगह आप सुनते हैं, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड चीज़ें आप सुनते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में। इसमें नेगेटिव डेफिनेशन दे रखी है दोस्तों, लॉ की नेगेटिव डेफिनेशन दे रखी है। मतलब एक तरह से आप कहें तो इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं कहा लॉ के बारे में, बट नेगेटिवली समझा रखा है एक तरीके से कि जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कानून क्या है। तो इसमें दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कानून, मतलब कोई भी लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट रहेगा हमारे पार्ट 3 के हिसाब से, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 13 में इसमें लिखा है कि इनकंसिस्टेंट अगर कुछ रहता है फंडामेंटल राइट्स के साथ हमारे, मतलब अगर हमारी जो सरकार है, हमारा पार्लियामेंट है, अगर ये कोई भी ऐसा कानून बनाता है जिससे कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है दोस्तों, मतलब हमारे राइट्स का वायोलेशन अगर होता है किसी लॉ के द्वारा, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये इसमें लिखा है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में बस इतना ही लिखा है कि कोई भी लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट, यानी कि हमारे किसी भी राइट्स का वायोलेशन करता है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो उन राइट्स को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है दोस्तों। वॉइड का मतलब होता है कि वो वैलिड नहीं रहेंगे उस टाइम से जब से डिक्लेयर करेंगे। बस इसमें सिंपल सा यही एक नेगेटिव डेफिनेशन दे रखा है कि कोई भी लॉ जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को मतलब एक तरह से फेवर नहीं करता, उसके अपोज में अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है दोस्तों। तो इसी को अगर हम समझें थोड़ा सा और डिटेल में, तो अभी मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इसको डिक्लेयर करती है नल एंड वॉइड। तो दोस्तों इसी पावर को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है जुडिशरी किसी भी कानून को रिव्यू करती है एक तरह से, और चेक करती है कि क्या वो हमारे जो राइट्स हैं उनको वायोलेट कर रही है या नहीं। अभी जैसे पार्लियामेंट हो गई, स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हो गई, या स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है, वो कोई भी कानून बनाए तो सुप्रीम कोर्ट और आइदर हाई कोर्ट दोनों के पास पावर होती है कि उस लॉ को एक तरह से एनालाइज करें और चेक करें कि वो किसी राइट को हमारे वायोलेट कर रहा है या नहीं। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है दोस्तों। हालांकि ये जो वर्ड है जुडिशियल रिव्यू, ये एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं लिखा है आर्टिकल 13 में, बस इसको हमने समझने के लिए ये वर्ड यूज़ किया है। और ये एक्सप्रेसिवली, यानी कि एक तरह से आर्टिकल 13 में साफ साफ लिखा है कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं कोर्ट्स, बट इस वर्ड का यूज़ नहीं हुआ दोस्तों। जुडिशियल रिव्यू का वर्ड, मतलब जो ये वर्ड है उसको यूज़ नहीं हुआ, बट ये लिखा है कि कोर्ट्स जो हैं वो वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं हमारे कानून को जो भी इनके राइट्स को वायोलेट करता है। तो इसमें सिंपल सा यही है। और इनको जो दोस्तों जुडिशियल रिव्यू को जो पावर्स मिलती है, यानी सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो पावर मिलती है, वो कहाँ से मिलती हैं? वो 2 आर्टिकल से मिलती हैं दोस्तों। आर्टिकल मैं बता देता हूँ कौन कौन सा है। पहला है 32 एंड दूसरा है 226। 32 दोस्तों जो है वो रिट पिटीशन फाइल करने के लिए हम लोगों को एक पावर मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट अंडर दैट पिटीशन एनालाइज करता है कि जो भी लॉ वगैरह जिसके लिए हम कंप्लेन करते हैं, फिर उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है अगर हमारा कोई भी राइट वायोलेट होता है तब। और सेम जो 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं, वही पावर हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 226। इनके पास भी रिट पावर्स हैं दोस्तों। रिट स्पेलिंग इज WRIT, रिट पिटीशन बोलते हैं इसको। इसको हम डिटेल में समझेंगे जब हम आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ेंगे, तो रिट्स के बारे में हम लोग उस टाइम पे डिटेलिंग में जाएंगे बिल्कुल। इसमें 5 तरह की रिट्स होती हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शोररी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। तो इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है दैट इज़ आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के पास जो पावर है दैट इज़ आर्टिकल 226। और जुडिशियल रिव्यू दोस्तों हमें कहाँ से मिलता है? दैट इज़ आर्टिकल 13 से मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट मतलब है कि इसमें यह है कि जो लॉ है
लॉ क्या है इसमें, मतलब अगर हम इसको देखें तो इसका एक वाइडर कॉनोटेशन है। वाइडर का मतलब इसके आप देख सकते हैं कि लॉ क्या क्या होता है। जैसे कि अगर हमारी पार्लियामेंट बनाती है तो उसको भी हम लॉ समझेंगे अंडर आर्टिकल 13। स्टेट की जो विधानसभा होती है अगर वो कुछ कानून बनाती है उसको भी हम लॉ समझेंगे। देन जो हमारी एग्जीक्यूटिव यानी जो गवर्नमेंट होती है वो कोई अगर लॉ बनाती है उसको भी हम इसी आर्टिकल के तहत लॉ समझेंगे। और अगर ऑर्डिनेंस, दोस्तों ऑर्डिनेंस मैंने आपको पढ़ाया था, राष्ट्रपति एंड गवर्नर साहब अंडर आर्टिकल 123 एंड 213 के तहत ऑर्डिनेंस लागू कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता या विधानसभा सेशन में नहीं होता, तब भी इन ये जो भी ऑर्डिनेंस है उसको भी लॉ समझा जाता है अंडर आर्टिकल 13। तो इसमें सिंपल सा मतलब यही है, चाहे ऑर्डिनेंस हो, चाहे पार्लियामेंट के द्वारा लॉ हो, चाहे स्टेट विधानसभा के द्वारा लॉ हो, या फिर हमारी जो गवर्नमेंट होती है एग्जीक्यूटिव पार्ट, जो मिनिस्टर्स लोग हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं, कोई भी चीज़ इनमें से अगर हमारे राइट्स को वायोलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उसको एनालाइज करके नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। दोस्तों वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं अंडर आर्टिकल 13, मतलब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 एंड 226। तो इसमें सिंपल सा यही है, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों अंडर आर्टिकल 13। तो 13 में से अगर मैं एक समराइज़ करूँ तो इसमें एक नेगेटिव डेफिनेशन दे रखी है लॉ की, कि कोई भी लॉ जो हमारे इसका राइट्स का वायोलेशन करता है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय द कोर्ट्स। और हम कहाँ पे रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 रिस्पेक्टिवली। तो और लॉ में दोस्तों क्या क्या इंक्लूड होता है? लॉ में पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाए उसको भी हम लॉ समझेंगे, स्टेट विधानसभा बनाए उसको भी लॉ समझेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव अगर कुछ बनाता है उसको भी हम लॉ समझेंगे। और दोस्तों इससे एक ज़रूरी बात, अमेंडमेंट जो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर सरकार करती है, मतलब पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट करती है उसको भी लॉ माना जाता है अंडर आर्टिकल 13। पहले ऐसा नहीं था, पहले था दोस्तों कि अगर पार्लियामेंट कोई अमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे राइट्स का उस अमेंडमेंट से हनन होता है, वायोलेशन होता है, तो उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में। बट सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में 1973 बोला कि अमेंडमेंट को भी लॉ माना जाएगा, और अगर कोई भी अमेंडमेंट हमारे राइट्स का वायोलेशन करेगा तो उस अमेंडमेंट को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट्स। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।